हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट इन्फॉर्मेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वही सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली। आप सभी को एक बार जल्दी से मेरे साथ में कंफर्म कर दीजिए। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 29 एंड यूनिट नंबर 30। ठीक है, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की हम लगातार आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लगातार तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, एंड जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्गेज एडवाइस है ना, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये डिस्कस करेंगे। रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे पहला पेपर होगा, ये पेपर होने वाला है आपका 8 जून का, है ना। सबसे फर्स्ट पेपर आपका यही है, 8 जून को होगा। ठीक है, चलिए सिलसिला स्टार्ट करेंगे। इस पेपर में आप टारगेट बना के चलो कि 60+ मार्क्स मुझे लेकर आने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूं यहां पर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और ये जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 30 का है, आरबीडब्ल्यूएम की रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 30 का ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर यूनिट नंबर 30 का। और जो वो है यूनिट नंबर 30 कौन सी है, यहां पर वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैंने टॉपिक आपको कल कराया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, निकालो भाई आंसर। ठीक है, तो अब तो हम एकदम एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम को लेकर चल रहे हैं कि भाई एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम की तैयारी आपकी जोरों शोरों से हो। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो जब यहां पर एग्रीकल्चर लैंड का वैल्यूएशन करने की बात आती है तो इनमें से कौन सा है जो आपको करेक्ट आंसर बताएगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स डेली ग्रांट मेंबरशिप टू पार्टिसिपेटिंग वैल्यूअर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेवरल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहां पर ये हो जाएगा हमारा पहली स्टेटमेंट। उसके बाद में जो सेकंड नंबर की स्टेटमेंट है वो कहती है यहां पर, दूसरे नंबर की स्टेटमेंट, द इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड कैलकुलेट्स द एनुअल इनकम बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए फैक्टर कॉल्ड ईयर परचेज। ठीक है, ईयर परचेज जो फैक्टर है वो यहां पर काम करेगा। उसके बाद में थर्ड, द सेल्स स्टैटिक्स मेथड कंसीडर्स फैक्टर्स सच एज साइज ऑफ होल्डिंग, फिजिकल फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ लेटिंग आउट फॉर कल्टीवेशंस। फोर, the income capitalization method does not account for local taxes, maintenance cost और inputs। ऑप्शन ए कहता है 1 एंड 2 आर करेक्ट है यहां पर, बी कहता है 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएंगे, सी कहता है 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट है, डी कहता है 1 एंड 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा। यस, यहां पर हम बी के ऊपर टिक करेंगे। ठीक है, कौन सी जो स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट है। इसमें बी की बात करते हैं। देखिए, जो वैल्यूअर है, वैल्यूअर बनने के लिए यहां पर है ना, अगर हम वैल्यूअर की बनने की बात करते हैं, जो वैल्यूअर बनने के लिए यहां पर चाहिए होता है, वैल्यूअर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर डेली ग्रांट मेंबरशिप। जो भी प्रैक्टिसिंग वैल्यूअर्स हैं उनको यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाती है। कई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड में जो भी एनुअल इनकम जनरेट होती है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टर्स, है ना, जो परचेज ईयर्स है उससे। उसके बाद में जो सेल्स स्टैटिक मेथड है, साइज ऑफ होल्डिंग, फिजिकल फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ लेटिंग आउट फॉर कल्टीवेशंस, उसी एरिया में जो प्रॉपर्टी होती है उसको कंसीडर करते हैं। फोर, इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड डज नॉट अकाउंट लोकल टैक्सेस, मेंटेनेंस कॉस्ट और इनपुट्स। तो इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड में यहां पर जो लोकल टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट और अदर इनपुट्स है ना, इनको डिडक्ट किया जाता है, इनको कंसीडर किया जाता है यहां पर। तो यहां पर नोट शब्द नहीं आएगा, नोट शब्द यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें नोट शब्द नहीं आएगा यहां पर। तो इसमें हम किसके ऊपर, जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग
टिक करेंगे। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहां पर स्टेटमेंट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ अर्बन ओपन लैंड। अगर किसी अर्बन ओपन लैंड का वैल्यूएशन किया जाता है ना, अगर कोई अर्बन ओपन वैल्यूएशन लैंड है उसका वैल्यूएशन करते हैं तो उसको लेकर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट कहता है अर्बन ओपन लैंड्स हैव ए हायर वैल्यू इफ दे आर सुटेबल फॉर रेसिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल यूज। सेकेंड, the comparative method and rent capitalization methods are the only methods used for valuing urban open land. Third कहता है frontage and depth influence the value of a plot with street frontage adding value and disproportionate depth reducing value. 4. The belting method is suitable for valuing plots with large depth and a limited frontage. Option A कहता है 1 and 2 are correct. बी कहता है 1 and 4 आर करेक्ट। सी कहता है 1, 3, 4 आर करेक्ट। डी कहता है 2, 3, 4 आर करेक्ट। इनमें से हम कहाँ टिक करें, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट हो जाएगी। तो जब हम किसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं अर्बन ओपन लैंड को लेकर, तो अर्बन ओपन लैंड को लेकर हमारी 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, 1 वाली स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में 3 वाली स्टेटमेंट और 4 वाली स्टेटमेंट। सेकेंड वाली स्टेटमेंट कंपैरेटिव मेथड एंड रेंट कैपिटलाइज मेथड आर ओनली मेथड यूज फॉर द वैल्यूइंग ऑफ अर्बन ओपन लैंड। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो अदर मेथड हैं, जो अर्बन ओपन लैंड है उसके लिए अदर जो मेथड्स हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं यहां पर, है ना, जो अदर मेथड्स हैं वो भी यूज होते हैं। तो ओनली शब्द यहां पर गलत यूज हुआ है, ठीक है। अर्बन ओपन लैंड में बेल्टिंग मेथड और एक्सट्रैक्शन मेथड भी यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बेल्टिंग मेथड और एक्सट्रैक्शन मेथड भी यहां पर यूज करते हैं, क्या करने के लिए, जो अर्बन ओपन लैंड है उसका वैल्यूएशन करने के लिए, उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए। इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है ओनली शब्द लगने से। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे यहां पर, और इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन किस चीज को डिफाइन करेगा, ये क्वेश्चन किस बारे में बताएगा यहां पर, है ना। इसको देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वैल्यूएशन ऑफ लैंड विद बिल्डिंग। अगर यहां पर वैल्यूएशन ऑफ लैंड विद बिल्डिंग किया जाता है, ठीक है, कोई लैंड है और कोई प्लॉट है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन पहले से हुआ है, कोई बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ी है, उसका यहां पर वैल्यूएशन करना है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा सो दैट, है ना, यहां पर सारे क्वेश्चंस आपके अकाउंट में सेव हो जाएं, और जब भी इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस करने के लिए सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। बताइए, फाइंड कीजिए। फर्स्ट, द कंपैरेटिव मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड विद बिल्डिंग्स relying on the recent sales rates of nearby similar properties। वहीं पर सेकंड स्टेटमेंट कहती है, द रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड कैलकुलेट रेंटल इनकम बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट पेड विदाउट कंसिडरिंग लमसम अमाउंट्स पेड बाय टेनेंट्स और प्रॉपर्टीज दैट आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद में थर्ड कहता है यहां पर, तीसरी स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन इट्स कॉस्ट taking into account the type of construction, age and conditions of the building। 4. The comparative method is not suitable for valuing residential flats or office units in multi-story buildings in urban areas। तो ऑप्शन ए कहता है 1, 2 and 3 are correct, B 1, 3 and 4 are correct, C 2 and 4 are correct, and D कहता है 1 and 3 are correct। इनमें से कहां पर टिक करें, कौन सा है जो करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो वैल्यूएशन ऑफ लैंड विद बिल्डिंग्स जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर भी, ठीक है, यही मेथड यूज होते हैं, कंपैरेटिव मेथड भी यूज करते हैं, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड भी यूज करते हैं। तो यहां पर 1 एंड जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है हमारी, है ना। कौन सी स्टेटमेंट, एक तो 1 करेक्ट हो जाएगी और एक हमारी 3 करेक्ट हो जाएगी। रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड गलत क्यों है यहां पर, ठीक है। जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड है वो हमारा इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है, रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड यहां पर डज नॉट कंसीडर लमसम अमाउंट पेड बाय टेनेंट्स, है ना। तो यहां पर अगर हम किसकी बात करते हैं, जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड है, रेंटल इनकम बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट पेड विदाउट कंसीडरिंग लमसम अमाउंट्स। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, विदाउट कंसीडरिंग लमसम अमाउंट बाय द टेनेंट्स और प्रॉपर्टी दैट आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड।
तो यहां पर जो रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, डज कंसीडर लमसम अमाउंट्स पेड बाय द टेनेंट्स और प्रॉपर्टी दैट आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड व्हिच कैन, है ना, यहां पर डिस्टोर्ट द एक्चुअल रेंट, जो यहां पर एक्चुअल रेंट से अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है ना। इसमें यहां पर विदाउट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विदाउट शब्द यहां पर लगने से स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद में फोर्थ वाली स्टेटमेंट, कंपैरेटिव मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वैल्यूइंग रेसिडेंशियल फ्लैट और ऑफिस यूनिट इन मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज। तो भाई जो कंपैरेटिव मेथड है ये तो सुटेबल होता है वहां पर, है ना, जो कंपैरेटिव मेथड है वो सुटेबल है यहां पर इस तरह के फ्लैट ऑफिस यूनिट इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, क्योंकि उस सेम बिल्डिंग में आसपास में जो भी यहां पर फ्लैट सेल हुए हैं, ठीक है, जिस रेट पर वो फ्लैट सेल हुए हैं, जिस रेट पर वो यहां पर प्रॉपर्टी सेल हुई है, वही सेम रेट यहां पर उस प्रॉपर्टी का निकाल सकते हैं जिसका आप वैल्यूएशन कर रहे हैं यहां पर। तो कंपैरेटिव मेथड तो यहां पर सुटेबल होता है, कंपैरेटिव मेथड तो अच्छा होता है इसके लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग। जो भी यहां पर लैंड का वैल्यूएशन करने की बात आती है और जो भी यहां पर स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग होती है ना, जब उनका हम वैल्यूएशन करेंगे यहां पर, ठीक है, तो उसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर। फर्स्ट, द अनकम्बरेंस फैक्टर रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ इम्पोज्ड, है ना, अगर हम किसकी बात करते हैं, जो यहां पर अनकम्बरेंस फैक्टर है, अनकम्बरेंस फैक्टर रिफ्लेक्ट द वैल्यू इम्पोज्ड ऑन द लैंड ड्यू टू द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन इट। वहीं पर अगर मैं किसकी सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, डेवलपमेंट मेथड एस्टिमेट्स द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी बाय comparing the estimated increase in capital value to the estimated cost of additions and alterations. Third, the valuation of specialized buildings considers intangible assets such as यहाँ पर monopoly, goodwill and management competence. उसके बाद में 4, the balance sheet method calculates the value of specialized buildings, है ना, यहाँ पर जो specialized buildings है by capitalizing the average rental profit over the past couple of years. Here ऑप्शन ए कहता है 1 and 3 are correct, बी कहता है 2 and 4 are correct, सी कहता है यहाँ पर 1, 2 and 3 are correct, डी 1, 2, 3 and 4 are correct। इनमें से कौन सा है जो हमारी करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो करेक्ट आंसर को बताएगा, है ना। ध्यान से पढ़िए और शेयर कीजिए कि भाई कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करता है। तो यहां पर चारों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती हैं, चारों ही स्टेटमेंट में से कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, है ना, ऑल दी 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, चारों की चारों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है यहां पर। अनकम्बरेंस फैक्टर दैट इज रिफ्लेक्ट द वैल्यू इम्पोज्ड ऑन द लैंड ड्यू टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन इट, और जो डेवलपमेंट मेथड है वो पोटेंशियल वैल्यू प्रॉपर्टी की कंपेयरिंग द एस्टिमेटेड इंक्रीज इन द कैपिटल वैल्यू, है ना, जो भी यहाँ पर कैपिटल वैल्यू है, एंड एडिशन एंड अल्ट्रेशन जो होने के बाद में जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है यहाँ पर वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद में थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग कंसीडर्ड इंटेंजिबल एसेट्स, मोनोपोली, गुडविल एंड मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, है ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड बैलेंस शीट मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेशलाइज्ड बिल्डिंग बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज रेंटल प्रॉफिट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, है ना, इसके बेसिस पर कंसीडर करते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना, सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करके जाना है आपको एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, है ना, किसी भी स्ट्रक्चर की अगर उसकी जो कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, अगर उसका हमें यहां पर वैल्यूएशन करना है, वैल्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, उसको लेकर यहां पर कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट कहता है द लाइफ ऑफ बिल्डिंग टिपिकली रेंजेस फ्रॉम, है ना, 40 to 80 years and its value can diminish due to wear and tear, new construction technologies and provision of improved amenities in new buildings। उसके बाद में सेकंड कहता है यहां पर sinking fund is a reserve set aside from annual income to cover the cost of replacing or rebuilding a structure when it ceases to yield the desired income। उसके बाद में थर्ड, द अमाउंट ऑफ द सिंकिंग फंड डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इट अर्न्स ओवर द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड
द फैक्टर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ ए यूनिट ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। उसके बाद में अगर यहां पर फोर्थ स्टेटमेंट को देखेंगे, चौथी स्टेटमेंट क्या कहती है, बैलेंस शीट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट सिंकिंग फंड फॉर ए बिल्डिंग, है ना, बाय कैपिटलाइजिंग इट्स एवरेज रेंटल प्रॉफिट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। हियर ए कहता है 1, 2 एंड जो 3 है वो करेक्ट होगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद में 1 एंड 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 एंड 4 स्टेटमेंट सही है। सी 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट सही है, 2 एंड 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर हम लोग टिक करें, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट होगी। यस, तो यहां पर 1, 2, 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये सही हो जाएगी। यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, 4th नंबर की। जो बैलेंस शीट मेथड है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, है ना, यहां पर नोट डायरेक्टली रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग द सिंकिंग फंड, ये है ना, इट इन्वॉल्व कैपिटलाइज एवरेज, जो एवरेज रेंटल प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो यहां पर एवरेज रेंटल प्रॉफिट जनरेट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है यहां पर बैलेंस शीट मेथड में, ठीक है। एंड जो एवरेज रेंटल प्रॉफिट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, यहां पर जो बैलेंस शीट मेथड है उसमें जो डायरेक्टली है सिंकिंग फंड को कैलकुलेट नहीं करते, इट इज नॉट डायरेक्टली कैलकुलेटेड। तो यहां पर नोट आना चाहिए, इट इज नोट यूज्ड टू कैलकुलेट सिंकिंग फंड फॉर ए बिल्ड, है ना, सिंकिंग फंड फॉर द बिल्डिंग कैपिटलाइजिंग इट्स एवरेज रेंटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ऑफ कपल ऑफ ईयर्स। तो यहां पर जो रेंटल प्रॉफिट है उसको कंसीडर किया जाता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो दीज आर दी 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए, है ना। इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है फटाफट मेरे साथ में शेयर कर दो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट फोर्सन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली, आप सभी को जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। हम लगातार आपको रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, RBWM की लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं और जो क्वेश्चंस हैं आप सभी को वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जाम लेवल के, ठीक है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 19, जिसमें टॉपिक का नाम रहेगा डिलीवरी मॉडल्स। तो डिलीवरी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे RBWM के। इस पेपर में आपको टारगेट बना के चलना है कि मुझे कम से कम 60 प्लस जो मार्क्स है वो लेकर आने हैं, 60 प्लस नंबर लेकर आने हैं, ऐसा टारगेट बना के चलना है आपको। अभी पेपर इसका 8 तारीख को होने वाला है और इसकी RBWM की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और इन रिवीजन क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पर अटेंड कर सकते हैं। रिवीजन क्लासेस अवेलेबल हैं मॉर्निंग में 7:30 AM टू, है ना, यहां पर 9:30 AM, सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे 2 घंटे की क्लास डेली चल रही है और हर क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है जिसको यू कैन वॉच एनी टाइम एनीवेयर। तो अगर आपके पास JIB का महापैक 2.0 है तो JIB के महापैक 2.0 में इसको आप इंस्टेंट बेसिस पर देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर अभी जो भी क्लास कंप्लीट हुई है उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा तुरंत। तो अगर आपके पास JIB का महापैक नहीं है तो JIB के महापैक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, डिलीवरी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग एज प्रिस्क्राइब इन द टेक्स्ट, यानी जो हम यूनिट की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो यहां पर सिलेबस में डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो भाई यहां पर है ना आपको बताना है कि वी हैव 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हमारे पास में है यहां पर, है ना, हमारे पास में 4 स्टेटमेंट हैं। और पहली स्टेटमेंट कहती है डिलीवरी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग एज प्रिस्क्राइब इन द टेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें यहां पर करेक्ट हो जाएगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हमारे पास में डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं यहां पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है रिटेल बैंकिंग इज ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल वेयर द सक्सेस लार्जली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओनली। सेकंड कहता है द डिलीवरी इफेक्टिवनेस इन फिजिकल चैनल इज सिग्निफिकेंटली डिटरमाइंड बाय द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड रेदर देन पीपल यहां पर इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कहता है ह्यूमन इंटरवेंशन इन द इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर नॉट एज क्रिटिकल एज इन फिजिकल चैनल्स लाइक ATM, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। उसके बाद में 4 कहता है इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द फिजिकल डिलीवरी प्रोसेसेस सच एज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट इंपैक्ट द कस्टमर रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी फैक्टर्स।
तो इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? तो ऑप्शन ए कहता है ओनली स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट, बी कहता है ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, सी कहता है स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट, और डी कहता है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसमें से कहां पर टिक करें? कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे करेक्ट आंसर को बताएगा? यहां पर पहचानिए। तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो सी ओनली 4 नंबर की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 4 नंबर की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं, यहां पर रिटेल बैंकिंग इज ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल, है ना। जो रिटेल बैंकिंग है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है, वेयर द सक्सेस लार्जली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओनली। तो यहां पर क्या ये बात सही है? तो भाई रिटेल बैंकिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, है ना। जो रिटेल बैंकिंग है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, जो रिटेल बैंकिंग है वो कस्टमर ओरिएंटेड रहती है यहां पर, है ना, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है। और जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है हाउ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर डिलीवर टू द कस्टमर। कस्टमर को हम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है यहां पर। सेकंड वाली स्टेटमेंट, डिलीवरी इफेक्टिवनेस इन द फिजिकल चैन इज डिटरमाइंड बाय द टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड रेदर देन द पीपल इन्वॉल्व। तो यहां पर अगर हम फिजिकल चैनल के इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो वो पीपल ओरिएंटेड रहता है यहां पर, है ना। यानी जो स्टाफ है, स्टाफ किस तरीके से यहां पर कस्टमर के साथ में बिहेव कर रहा है, किस तरीके से कस्टमर को यहां पर डिलीवर कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहां पर, है ना। उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यहां पर काम आता है जब डिजिटल चैनल्स के थ्रू हम सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, वहां पर काम आता है यहां पर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग क्यों है? ह्यूमन इंटरवेंशन इन इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आर नॉट एज क्रिटिकल एज इन फिजिकल चैनल लाइक एटीएम, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। तो भाई यहां पर जो ह्यूमन इंटरवेंशन है इज नॉट देयर इन इलेक्ट्रॉनिक चैनल, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स होते हैं उसमें यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है यहां पर। ठीक है, वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा जो काम है वो किसके ऊपर? टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है यहां पर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, 4 हमारी करेक्ट हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरनल कस्टमर्स इन रिटेल बैंकिंग डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, स्टाफ मेंबर्स ऑफ द ब्रांच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी एंड एनी शॉर्टफॉल इन सर्विस कैन लीड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। सेकेंड, in retail banking all staff members in a branch have the same approach and deliver the same level of service quality. Third, in new private sector banks there is less focus on personalized and caring service delivery due to lack of loyalty factor when compared to public sector banks. Four, for effective service delivery one of the essential traits for staff is to have an attitude for customer service and concept of team and customer delivery। यहां पर ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर करेक्ट, बी कहता है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, सी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और डी स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। किसके ऊपर टिक करें? कौन सा है जो हमारा करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा, जो हमारे सही उत्तर को बताएगा यहां पर, है ना। इसमें फाइंड आउट कीजिए, इसमें बताइए किसके ऊपर हमें टिक करना है। चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें कहां पर टिक करना है, कौन सा है जो करेक्ट आंसर होगा हमारा?
तो यहां पर हम स्टेटमेंट 1 एंड जो 4 है वो हमारी करेक्ट है। एक तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट हो जाएगी, एक तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारी, है ना। अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो एक तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और एक हमारी यहां पर 4 नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड नंबर की स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहां पर सेकंड नंबर की स्टेटमेंट गलत क्यों है यहां पर। तो इन रिटेल बैंकिंग ऑल स्टाफ मेंबर्स इन द ब्रांच हैव द सेम अप्रोच एंड डिलीवर द सेम लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटी। तो भाई रिटेल बैंकिंग में क्या सारे स्टाफ मेंबर ब्रांच में एक जैसे होते हैं? ठीक है, तो सारे के सारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो एक जैसे नहीं होते, है ना। सभी स्टाफ मेंबर की सेम अप्रोच एंड डिलीवरी सेम लेवल की सर्विस क्वालिटी में नहीं होती है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हर स्टाफ का जो भी इंटरेक्शन कस्टमर के साथ में होगा तो कस्टमर का एक्सपीरियंस हर स्टाफ के साथ में बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है यहां पर, है ना, बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। वहीं पर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं देयर इज लेस फोकस ऑन पर्सनलाइज एंड केयरिंग सर्विस। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में लेस फोकस नहीं होता, यहां पर ज्यादा फोकस होता है पर्सनलाइज एंड केयरिंग सर्विस डिलीवरी में, ज्यादा फोकस करते हैं यहां पर। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक सर्विस डिलीवरी इज जनरली मोर पर्सनलाइज एंड केयरिंग पार्टली ड्यू टू लॉयल्टी फैक्टर ऑफ दी देयर कस्टमर, यहां पर, है ना। अगर हम किसकी बात करते हैं, जो न्यू प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं यहां पर एंड ड्यू टू लैक ऑफ लॉयल्टी फैक्टर व्हेन कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ऐसे केस में क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा होता है तो पब्लिक का ट्रस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट एंटिटीज का जो स्टेक है वो ज्यादा होता है, इसलिए उनको पर्सनलाइज सर्विसेज के ऊपर ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट आती है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और आंसर निकालिए इसमें से कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पर, बैंक्स टाई अप एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बैंक यहां पर टाई अप करते हैं और उसके बाद में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फर्स्ट, टाई अप्स विद बिल्डर्स अलाउ बैंक्स टू ऑफर होम लोन टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड बैंक विल एक्ट एज द प्रीफर्ड फाइनेंसर फॉर द बिल्डर्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सेकेंड, when banks tie up with auto dealers, the bank staff present all at the dealership is responsible for processing the loan as per the dealership suggestions without considering the bank's loan merits. उसके बाद में थर्ड, tie up model between banks and auto dealers is under stress because it reduce the profits for banks from the sales of cars. Four, banks tie up with different institutions for extending personal loans and ensure repayment by having the institution deduct loan repayments from the employee's salary and remit it to the bank. ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 1, 2, 4 करेक्ट है, बी कहता है स्टेटमेंट 1, 3, 4 आर करेक्ट, सी कहता है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट और डी कहता है स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। यूनिट नंबर 19 मॉड्यूल सी रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। यस, तो यहां पर भी हमारी जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट जो 4 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड 4 करेक्ट है। सेकंड वाली स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है, बैंक जब यहां पर टाई अप करता है ऑटो डीलर्स के साथ में तो जो बैंक स्टाफ है प्रेजेंट द डीलरशिप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द लोन। तो यहां पर डीलरशिप के सजेशंस तो लेते हैं यहां पर, बट ये जो विदाउट शब्द यूज किया है, विदाउट रॉन्ग हो जाएगा यहां पर, विद कंसीडरिंग द बैंक लोन मेरिट। तो बैंक के जो लोन मेरिट है ना, बैंक स्टाफ ऑर्डर है ना, जो भी प्रोसेस है सजेशन डीलरशिप के सजेशन मानते हैं यहां पर,
बट जो भी डिटेल एंड रिक्वायरमेंट है कस्टमर की और प्रोसेस लोन की, तो यहां पर जो बैंक लोन मेरिट्स हैं, जो मेरिट्स है उसको यहां पर कंसीडर किया जाता है। मेरिट्स को तो ध्यान में रखे ही रखेंगे यहां पर। उसके बाद में टाइप मॉडल बिटवीन बैंक एंड ऑटो डीलर्स अंडर द स्ट्रेस। तो क्या यह बात सही है? जो टाइप मॉडल है विद ऑटो डीलर्स इज अंडर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो शब्द है वो गलत यूज हुआ है, इसकी जगह क्या आएगा यहां पर? स्ट्रेन शब्द यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। अंडर द स्ट्रेन एज मैन्युफैक्चरर एंड डीलरशिप इंप्रूव देयर प्रॉफिट। तो जो भी मैन्युफैक्चरर डीलर हैं उनके जो प्रॉफिट है वो इंप्रूव हो जाते हैं, और बैंक का जो एक नया प्रोडक्ट है वो सेल हो जाता है, बैंक का एक प्रोडक्ट यहां पर बिक जाता है, ठीक है। तो बैंक को फायदा है, यहां पर बैंक का एक प्रोडक्ट सेल हो गया, और जो यहां पर ऑटो डीलर्स है उनको फायदा है कि उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है। सेल्स उनकी इंक्रीज होंगी तो उनके प्रॉफिट यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे, उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन किस चीज को डिफाइन करता है? तो को लैंडिंग मॉडल, है ना, किसकी बात कर रहे हैं? CLM, को लैंडिंग मॉडल introduced by Reserve Bank of India and identify which of the following statements are correct. First, the co-lending model aims to extend credit to well-served sectors of the economy by leveraging the funds from NBFC, non-banking finance companies. Second, RBI requires that banks and NBFC must publicly disclose their board-approved policies on entering into co-lending model यहाँ पर। Third, banks are allowed to lend with all registered NBFC including housing finance companies under the co-lending model. उसके बाद में अगर हम 4 की बात करते हैं, तो under the co-lending model with NBFC, bank must contribute a minimum of 20% of the loan amount directly and can have a maximum exposure of 80%. Here, statement 3 and 4 are correct. B कहता है यहां पर statement 1 and 4 are correct. वहीं पर अगर मैं किसकी बात करूं, सी स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट, और डी कहता है स्टेटमेंट 2, 3, 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा? ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि आज के समय में बैंक को लैंडिंग मॉडल के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं यहां पर। तो को लैंडिंग मॉडल क्या होता है मैं आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। को लैंडिंग मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है? देखिए, जैसे ये बैंक है और बैंक यहां पर कस्टमर को लोन देता है ना। बैंक यहां पर किसको? कस्टमर को लोन देता है, तो उसे तो बोलेंगे लैंडिंग। जब बैंक डायरेक्टली कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेंगे तो उसे लैंडिंग बोलेंगे। लेकिन को लैंडिंग मॉडल में क्या होता है, बैंक डायरेक्टली कस्टमर को लैंडिंग नहीं करता, बीच में एक कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, जैसे एनबीएफसी। तो बैंक यहां पर लैंडिंग करेगा एनबीएफसी को, और जो एनबीएफसी है वो लोन देगा कस्टमर को, ठीक है। बैंक यहां पर एनबीएफसी को लैंडिंग करेगा, इसको लोन देगा, और जो एनबीएफसी है फर्दर कस्टमर को लोन देगा, ठीक है। तो कस्टमर से लोन की रिकवरी करेगा एनबीएफसी, और एनबीएफसी फिर रीपेमेंट करेगा बैंक को यहां पर। तो दिस मॉडल इज नोन एज CLM, इसी को को लैंडिंग मॉडल कहते हैं यहां पर। तो है ना, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया, और काफी सक्सेसफुल है ये, काफी अच्छे से ये मॉडल काम कर रहा है। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारे 2, 3 एंड 4, 2 नंबर की स्टेटमेंट, 3 नंबर की स्टेटमेंट, 4 नंबर की जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। जो स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है वो है यहां पर फर्स्ट, को लैंडिंग मॉडल एम्स टू एक्सटेंड क्रेडिट टू वेल सर्व सेक्टर, यहां पर है ना। तो को लैंडिंग मॉडल इंटेंडेड टू इंप्रूव फ्लो ऑफ क्रेडिट टू अंडर सर्व, है ना। जो वेल सर्व सेक्टर है उसके लिए नहीं है ये, जो अंडर सर्व सेक्टर है, जहां तक बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं पहुंच पा रहे हैं यहां पर, है ना। जो इकोनॉमी के अंडर सर्व्ड सेक्टर है यहां पर, उसमें लैंडिंग करना, वहां तक लोन पहुंचाना, है ना। जो छोटे बिजनेसमैन है ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं, ठीक है, जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, उनको लोन देना, उनको लैंडिंग करना यहां पर, है ना। ये वेल सर्व सेक्टर यहां पर गलत यूज हुआ है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, अंडर सर्व सेक्टर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहां पर। ये क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ये सेम टाइप के क्वेश्चन वैसे ही हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और मेरे साथ में आंसर शेयर करना है। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, सो दैट सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट में सेव हो जाएं। जब भी आप इनके प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल रहने चाहिए। चलिए पढ़िए, देखिए ध्यान से। रिव्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डीएसए, है ना। यहां पर किसको, डीएसए की बात हो रही है। डीएसए होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो रिव्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डीएसए इन बैंकिंग सेक्टर एंड आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, डीएसए हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस
the operational cost for banks and eliminate the risk of customer mis-selling and financial product misrepresentation. Second, private sector bank have utilized DSA extensively with some sourcing more than 50% of their retail asset portfolio through DSA. Third, primary incentive for DSA is the maintenance of banks' reputation rather than the volume of business they generate. Four, DSA are involved in activities such as marketing, KYC formalities, and converting leads into sales, but their approach has raised concern about reputation risk for the banks. ऑप्शन ए कहता है स्टेटमेंट 3 एंड 4 करेक्ट हुआ यहां पर, है ना, स्टेटमेंट 3 और 4 सही हो जाएगी। बी कहता है स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। इनमें से कौन सा है पहचानिए। देखिए इनमें से किसके ऊपर टिक करेंगे हम लोग, तो यस यहां पर स्टेटमेंट 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएगी हमारी, स्टेटमेंट 2 एंड 4 सही है। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट हमारी 2 सही है और एक हमारी यहां पर 4 सही है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है यहां पर, क्योंकि अगर हम किसकी बात करते हैं, जो रिस्क एसोसिएटेड विद द डीएसए है ना, डीएसए हैव सिग्निफिकेंट रिड्यूस द ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर द बैंक्स एंड एलिमिनेट द रिस्क ऑफ कस्टमर मिस सेलिंग। तो यहां पर कस्टमर को जो मिस सेलिंग करना है यहां पर, है ना, तो कस्टमर को मिस सेलिंग करना, ये डीएसए में रिस्क अराइज हो सकता है। यहां पर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसको मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है यहां पर, तो एलिमिनेट शब्द गलत यूज किया गया है यहां पर, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद डीएसए इंक्लूडिंग, है ना, रैम्पेंट मिस सेलिंग बाय द डीएसए, एंड यहां पर कस्टमर डेट ट्रैप में फंस सकता है यहां पर। तो डीएसए कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि यहां पर मिस सेलिंग करना और मिस रिप्रेजेंटेशन करना यहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, इसकी वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर यहां पर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इस डीएसए की वजह से बैंक की रेपुटेशन खराब होगी यहां पर मार्केट में, है ना, यहां पर बैंक की रेपुटेशन खराब होगी मार्केट में, बैंक की रेपुटेशन के ऊपर इंपैक्ट आएगा, बैंक की रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ेगा इसका। उसके बाद में जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं have utilized DSA extensively with some sourcing more than 50% of retail asset portfolio through the DSA। तो यहां पर जो compensation for the DSA depends on the volume of business they generate, क्योंकि DSA को जो भी यहां पर DSA को जो भी इंसेंटिव मिलेगा वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा यहां पर, ठीक है, वो किसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा यहां पर, है ना। तो ये तो सेकंड वाली स्टेटमेंट तो हमारी सही है। थर्ड वाली, प्राइमरी इंसेंटिव ऑफ डीएसए इज मेंटेन ऑफ द बैंक्स रेपुटेशन रेदर देन वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर रेपुटेशन के बेसिस पर यहां पर इंसेंटिव नहीं मिलता, जो डीएसए वॉल्यूम जनरेट करता है वॉल्यूम के बेसिस पर यहां पर जो इंसेंटिव है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, 3 वाली रॉन्ग हो जाएगी। तो दीज आर दी 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं भाई, सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए क्या आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली, आप सभी को जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल यहां पर ई कह सकते हैं, दिस इज द मॉड्यूल ई, या हम इसको जो नाम दिया गया है वो है एडिशनल रीडिंग मटेरियल ऑन होम लोन। तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है और यहां से भी हम आपको जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं, है ना। यहां से भी आप सभी को क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो यहां पर कराई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे एंड एक एक करके देखते हैं यहां पर कि कौन कौन से टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में बन सकते हैं, किस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये आया है और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपका एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस इन बैंक्स एंड इंडिकेट विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हियर आर 4 स्टेटमेंट, हमारे पास में यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं
और इन चारों स्टेटमेंट को हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सो दैट हमें आंसर मिल सके। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद कस्टमर्स एप्लीकेशन एंड इंक्लूड्स ओनली असेसमेंट ऑफ द कस्टमर क्रेडिट वर्थीनेस। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट इज एसेंशियल फॉर बैंक्स टू वेरीफाई दैट द कस्टमर इज नॉट ए फ्रॉड और बैक लिस्टेड बाई अदर इंस्टीट्यूशन एज पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट इन लोन ओरिजिनेशंस। थर्ड कहता है बैंक्स डू नॉट चार्ज एनी फीस फॉर प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। फोर कहता है आफ्टर लोन सैंक्शन द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड आइदर टू द कस्टमर्स अकाउंट और डायरेक्टली टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और बिल्डर अपॉन कंप्लायंस विद द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द सैंक्शन। हियर ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए को देखेंगे 2 and 4 आर करेक्ट। बी कहता है ओनली 1, 2 and 4 आर करेक्ट। सी कहता है ओनली 2, 3, 4 आर करेक्ट और डी कहता है ऑल आर करेक्ट। इनमें से हम किसके ऊपर टिक करेंगे सो दैट हमें करेक्ट आंसर मिले इस क्वेश्चन का। ध्यान से पढ़ते चलिए और मेरे साथ में शेयर कीजिए आंसर अपना। इसमें हमें कहां पर टिक करना होगा, तो भाई यहां पर हमारे पास में 4 स्टेटमेंट हैं। चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में हमारे पास में जो करेक्ट स्टेटमेंट निकल कर आती है वो है 2 नंबर की स्टेटमेंट और 4 नंबर की स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर। अब जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट क्यों है यहां पर, लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस स्टार्ट द कस्टमर एप्लीकेशन। तो लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस डज नॉट ओनली इन्वॉल्व असेसिंग द कस्टमर क्रेडिट वर्थनेस, है ना यहां पर, बट इट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन और डिसबर्समेंट। ठीक है, जो लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस है वो कस्टमर एप्लीकेशन से तो स्टार्ट होता है यहां पर। उसमें यहां पर जो ओनली शब्द यूज हुआ है, ओनली शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई यहां पर कि ओनली जो असेसमेंट करेंगे कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस का, ऐसा नहीं है। कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस के साथ साथ यहां पर लोन की प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन और डिसबर्समेंट वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा जो यहां पर मेंशन नहीं है। उसके बाद में 4th नंबर की स्टेटमेंट ये कहती है आफ्टर लोन सैंक्शन द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड आइदर टू द कस्टमर अकाउंट और डायरेक्टली टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और बिल्डर अपॉन कंप्लायंस विद द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द सैंक्शन। तो यहां पर बैंक्स डू कलेक्ट फीस फॉर प्रोसेसिंग, है ना। जो अच्छा ये 4th वाली स्टेटमेंट तो हमारी सही है ना, 4 वाली स्टेटमेंट सही है। 3rd वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तीसरे वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर। 3rd वाली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, बैंक डू नॉट चार्ज एनी फीस फॉर प्रोसेसिंग। तो भाई यहां पर ऐसा नहीं है कि बैंक प्रोसेसिंग के लिए फीस चार्ज नहीं करता। बैंक जो भी यहां पर प्रोसेसिंग करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन की जो फीस है वो यहां पर चार्ज करता है। तो बैंक कलेक्ट करता है यहां पर फीस। ठीक है, हम कस्टमर से प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस यहां पर लेते हैं, तो नोट शब्द यहां पर गलत यूज हुआ है। तो 1st और 3rd स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, 2nd और जो 4th है वो बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, रिव्यू दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अप्रेजल प्रोसीड्यूर्स फॉर लोन ओरिजिनेशन एंड इंडिकेट विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको लगता है यहां पर सही है। फर्स्ट, the appraisal procedures include not only the collection of necessary information but also execution and preparation of legal documents. Second, an application form in the appraisal process collects data exclusively for verifying the creditworthiness of the borrower. Third, the application form is used to assess whether the loan exposure would be an acceptable risk and complies with the bank's policies. और 4 कहता है हाउसिंग लोन्स आर जनरली नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद में वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन है हमारे पास में यहां पर, है ना। अगर हम देखेंगे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है ओनली 1, 2 एंड जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बी कहता है 2, 3, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। सी कहता है 1 and 3 करेक्ट है यहां पर। डी कहता है ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहचानिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट होगी, जो स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है यहां पर, है ना, वो कौन सी स्टेटमेंट है। तो इसमें एक हमारी जो 1 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट, 1 नंबर की स्टेटमेंट सही है और 3 नंबर की स्टेटमेंट सही है यहां पर। ठीक है, तो रॉन्ग कौन सी है, गलत हो जाएगी हमारी 2 नंबर की स्टेटमेंट और 4 नंबर की स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर।
तो टो नंबर की स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? एप्लीकेशन फॉर्म इन द अप्रेजल प्रोसेस कलेक्ट डेटा एक्सक्लूसिवली फॉर वेरीफाइंग द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बोरोवर। तो भाई यहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है सो दैट यहां पर जो कलेक्ट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ए लेंडर नीड्स, एक लेंडर को जो भी जरूरत होती है यहां पर, है ना। ओनली ऐसा नहीं है कि हम यहां पर जो क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करेंगे कि बोरोवर की जो क्रेडिट वर्थीनेस है उसको चेक करने के लिए सिर्फ यहां पर जो डेटा कलेक्शन करेंगे यहां पर कि ओनली क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करेंगे यहां पर। तो जो भी हम एप्लीकेशन फॉर्म कस्टमर से फिल कराते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर कस्टमर फिल करता है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जितनी भी सारी लेंडर को इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर मिल जाती है। तो एक्सक्लूसिवली वेरीफाइंग द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द बोरोवर, इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में फोर्थ नंबर की स्टेटमेंट क्यों गलत है? हाउसिंग लोन्स आर जनरली नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो ये तो बात गलत है। तो जो हाउसिंग लोन होते हैं उसमें जनरली जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है वही यहां पर बैंक के पास में मॉर्गेज हो जाती है। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग है वो क्या होती है, बैंक के पास मॉर्गेज हो जाती है और उस लोन को सिक्योर हो जाता है वो। तो हमारी एक तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है और एक 4th रॉन्ग है। 2 और 4 रॉन्ग क्यों है ये हमने चेक कर लिया। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पावर ऑफ अटॉर्नी, है ना। यहां पर जो स्टेटमेंट्स है उनको इवेल्युएट कीजिए और ये किससे रिलेटेड है? पावर ऑफ अटॉर्नी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ अवेलिंग ए होम लोन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यहां पर। तो वी हैव फोर स्टेटमेंट। ए पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर ए होम लोन नीड्स टू बी स्टैम्प्ड विद इन 6 months ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन इफ एग्जीक्यूटेड अब्रॉड। सेकंड कहता है पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट बी इररिवोकेबल एंड शुड रिमेन इफेक्टिव इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल। थर्ड कहता है पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट specify the power for the holder to mortgage the properties listed and must be registered. 4. If there is no specific clause about the revocability of the power of attorney, it will be treated as revocable and the bank needs confirmation that it is still in effect before proceedings. ऑप्शन ए कहता है ओनली फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बी कहता है ओनली 1, 3 एंड 4 करेक्ट है यहां पर। सी कहता है ओनली 2 एंड 4 आर करेक्ट और डी कहता है ओनली 3 एंड 4 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है, कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट होगी? अगर हम पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर बात करें तो यहां पर तो पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर 1, 3, 4 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 4 करेक्ट है। एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है यहां पर और वो है सेकंड वाली कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है मस्ट बी इरिवोकेबल। तो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली कैंसिल अपॉन द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल, है ना। अगर यहां पर जो प्रिंसिपल होता है, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है यहां पर तो उसके बाद में यहां पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। इट विल नॉट रिमेन इफेक्टिव, कि यहां पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी वो एप्लीकेबल रहेगी नहीं। जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी इश्यू कर रखी है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है यहां पर, है ना। इट विल नॉट कंटिन्यू यहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें यहां पर, कंसीडर द स्टेटमेंट्स बिलो अबाउट अप्रेजल प्रोसेस फॉर होम लोन एंड indicate which statement is are correct. First, appraisal process requires an appraisal form along with a term loan agreement for home finance. Second कहता है a letter from the borrower's employer is necessary only if the borrower is not the drawing officer. Third, pledge of securities is always required in home loan appraisal process. 4, consistency in applying credit standards across different officers is crucial to avoid disparate standards in the borrower selection. ऑप्शन ए कहता है only 1 and 4 are correct. बी कहता है 1, 2 and 4 are correct. सी कहता है स्टेटमेंट 2, 3 are correct और डी कहता है all the statements are correct, है ना। इसमें पहचानिए यहां पर कि इस क्वेश्चन में हमें कहां पर टिक करना है, कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी करेक्ट हो जाएगी इस क्वेश्चन को लेकर, है ना। इस क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी यहां पर, ध्यान से पढ़िए और बताते चलिए मुझे। सारे क्वेश्चंस एग्जाम लेवल के हैं। अभी आप ये मान के चलो कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, है ना। अभी ये मान के चलो कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और भाई यहां पर आप जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहां पर चल रही है।
ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो चल रही है यहां पर। उसके हिसाब से आपको जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो करते हुए चलना है यहां पर। चलिए, तो भाई आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन में, है ना। आपने माप को एग्जाम मोड में डाल के रखो। मैं क्वेश्चन वैसे ही लेकर आ रहा हूं आपके लिए जैसे एग्जाम में आएंगे, तो अपने आप को एग्जाम मोड में डाल के रखो। ये मान के चलो कि आप एग्जाम में बैठे हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस की जो तैयारी है वो करते हुए चलिए आप। चलिए, तो यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट है वो ए करेक्ट हो जाएगी, 1 and 4 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है हमारी, और जो 4th नंबर की स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 1 करेक्ट हो जाएगी, 4 करेक्ट है यहां पर। सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है यहां पर। सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? जो लेटर फ्रॉम द बोरोवर एम्प्लॉयर इज नेसेसरी ओनली बोरोवर इज नॉट द ड्रॉइंग ऑफिसर। तो लेटर मस्ट बी एड्रेस बाय द बोरोवर टू बैंक रिगार्डलेस ऑफ वेदर एप्लीकेंट इज ड्रॉइंग ऑफिसर और नॉट। तो यहां पर ठीक है, तो ड्रॉइंग ऑफिसर है या नहीं है उससे यहां पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है यहां पर। जो लेटर फ्रॉम द बोरोवर्स एम्प्लॉयर इज नेसेसरी, जो बोरोवर का एम्प्लॉयर है उससे यहां पर जो लेटर है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो लेटर यहां पर चाहिए होगा। उसके बाद में प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन होम लोन अप्रेजल प्रोसेस। तो भाई जब भी हम किसकी बात करेंगे, है ना, डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, जो यहां पर प्लेज ऑफ द अदर सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड वेर एवर एप्लीकेबल, तो ऐसे केस में यहां पर इंप्लाइंग इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन होम लोन अप्रेजल प्रोसेस। यहां पर ये ऑलवेज शब्द यहां पर गलत यूज हुआ है ना, ये मैंडेटरी नहीं है यहां पर। ठीक है, सिक्योरिटीज को प्लेज करना यहां पर ऑप्शनल है। यहां पर अगर बोरोवर के पास है तो दे सकता है, अदरवाइज यहां पर जब हम कस्टमर को लोन प्रोवाइड करेंगे, होम लोन प्रोवाइड करेंगे, तो वहां पर जो प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज होगी ही होगी यहां पर। ठीक है, कि जो होम लोन का अप्रेजल प्रोसेस है उसमें जो सिक्योरिटीज को प्लेज करना हमेशा जरूरी होगा, ऑलवेज रिक्वायर्ड है, तो इट इज रॉन्ग, तो ऑलवेज शब्द नहीं आएगा यहां पर। चलिए, उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए होम लोन प्रोसेस एंड इंडिकेट विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहां पर करेक्ट होगी, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही होगी। इन चारों स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है ओनली फिक्स्ड रेट लोन्स आर ऑफर्ड एट द प्री सैंक्शन स्टेज ऑफ ए होम लोन। सेकंड कहता है ए मोराटोरियम ऑन लोन रीपेमेंट मे बी एक्सटेंडेड अप टू 18 मंथ्स फॉलोइंग द फर्स्ट डिसबर्समेंट। थर्ड, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी EMI इंक्लूड्स बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट विच आर कैलकुलेटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फोर, pre-EMI interest is calculated as compound interest on the disbursed loan amount। ऑप्शन ए कहता है ओनली 2, 3 आर करेक्ट, बी कहता है 3 and 4 आर करेक्ट, सी कहता है ओनली 1, 2, 3 आर करेक्ट, डी कहता है ओनली 1, 3, 4 आर करेक्ट। इनमें से हम कहां पर टिक करें, कौन सा है जो करेक्ट आंसर को बताएगा? तो भाई यहां पर हमारी जो स्टेटमेंट 2 and 3 वो सही है, 2 सही है, 3 सही है यहां पर। अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूं यहां पर, तो जो लोन है, लोन के ओनली फिक्स रेट लोन आर ऑफर्ड ए प्री सैंक्शन स्टेज ऑफ द होम लोन, तो यहां पर ये गलत है। जब जो प्री सैंक्शन स्टेज है होम लोन की, वहां पर फिक्स रेट लोन और फ्लोटिंग रेट लोन दोनों तरह के लोन बैंक की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि ओनली फिक्स रेट लोन ही हो गए, यहां पर फिक्स रेट लोन और फ्लोटिंग रेट लोन दोनों तरह के जो लोन है वो यहां पर ऑफर किए जाते हैं, दोनों तरह के लोन मिल जाएंगे। उसके बाद में जो EMI इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो प्री EMI इंटरेस्ट है दैट इज कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, या कंपाउंड इंटरेस्ट गलत यूज हुआ है। जो प्री EMI यानी जब मोराटोरियम पीरियड चल रहा होता है,
है ना, जब हॉलीडे पीरियड या मोरेटोरियम पीरियड चल रहा होता है तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, वो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। चलो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए यहां पर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ लोन डॉक्यूमेंटेशन एंड रीपेमेंट जो फैसिलिटीज है फॉर होम लोन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट हो जाएगी, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो वी हैव 4 स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कहती है एन इर्रिवोकेबल लेटर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द बोरोवर इज रिक्वायर्ड फॉर द चेक ऑफ फैसिलिटी टू डायरेक्टली डिडक्ट लोन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द बोरोवर सैलरी। सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु डिसबर्स लोन्स नीड टू प्रोवाइड ए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रिगार्डिंग देयर अथॉरिटी टू हैंडल डिसबर्समेंट एंड टेक लोन्स। Third, documentation for loan includes an undertaking from builders about compliance with the statutory authorities and government restrictions यहां पर। 4 कहता है a legal opinion from the bank's advocate is necessary for every home loan to proceed। ऑप्शन ए कहता है ओनली 1, 2, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, बी कहता है 1 and 3, सी कहता है 2, 3, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है और डी कहता है ओनली 1, 3, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर एक तो हमारी स्टेटमेंट 1 सही है, एक तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और एक स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। यहां पर जो स्टेटमेंट रोंग है हमारी वो कौन सी है, एक तो 2 और 4 नंबर की स्टेटमेंट रोंग है। यहां पर 2 नंबर की स्टेटमेंट रोंग क्यों है, यहां पर जो गवर्नमेंट अगर हम किसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हु डिसबर्स लोन नीड टू प्रोवाइड ए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देयर अथॉरिटी टू हैंडल डिसबर्समेंट एंड टेक लोन्स। तो यहां पर एक सिंपल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज सफिशिएंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफिसर, है ना, जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उनके लिए एक सिंपल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए बस यहां पर, है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर। बट डज नॉट इंप्लाई दे नीड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अथॉरिटी टू हैंडल द डिसबर्समेंट टू टेक द लोन, यहां पर, है ना, यहां पर कोई एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू हैंडल द डिसबर्समेंट एंड टेक द लोन, है ना, ये दिखाने की जरूरत नहीं है यहां पर, इट इज नॉट मैंडेटरी, है ना, एक सिंपल लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद में लीगल ओपिनियन फ्रॉम द बैंक्स एडवोकेट इज नेसेसरी फॉर एवरी होम लोन टू प्रोसीड। तो लीगल ओपिनियन फ्रॉम द बैंक्स एडवोकेट इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, ये किसका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है यहां पर, है ना, और ये नेसेसरी नहीं करता, ये मैंडेटरी नहीं करता, ये ना जरूरी नहीं है कि एवरी होम लोन में, है ना, एवरी होम लोन के प्रोसीड्स में ये मैंडेटरी हो जाएगा। नो, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, ये भी मैंडेटरी कैटेगरी में यहां पर नहीं आएगा। चलिए, तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एग्जाम में देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और लगातार हम इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो पावर पैक रिवीजन बैच में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां तो 6 क्वेश्चन है, मैं 35, 40, 50 क्वेश्चन तक करवा रहा हूं एक एक क्लास में आप सभी को। और वो क्लासेस जो रिवीजन बैच की क्लासेस है वो चल रही हैं, उसका समय है मॉर्निंग में 7:30 AM, सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 9:30 बजे तक, है ना, 2 घंटे की क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास है, जिसमें हम, है ना, एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लासेस आपको कहां मिलेंगी, अगर ये क्लासेस आप इंस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं या अभी जो क्लास हो चुकी है उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको चाहिए, तो कहां पर मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में, है ना, वो सब हम आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिंपली आप, है ना, विजिट कीजिए कहां पर, आप गूगल में सर्च कर लो, यहां पर गूगल में सर्च कर लीजिए अड्डा 24/7। गूगल में जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ये गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में जेआईबी सीआईबी एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर जेआईबी मई 2024 के ऊपर क्लिक करेंगे। और ये पावर पैक रिवीजन बैच है, ये बाइलिंगुअल बैच है और ये इंग्लिश मीडियम बैच है। इसमें जो क्लासेस हैं वो, है ना, जबरदस्त क्लासेस आपके लिए चल रही है, रिवीजन क्लासेस चल रही हैं जो एग्जाम में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करने में आपको हेल्प करेंगी। और दोनों के दोनों बैच आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में मिल जाएंगे। तो यहां पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियोस, और अभी यहां पर डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, साथ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, साथ में आपको यहां पर लोवेस्ट प्राइस ऑफर आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो आपको सिंपली क्या करना है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर जो कूपन कोड है वो एंटर कीजिए
Y195 ये कूपन कोड एंटर कीजिए और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो, तो डायरेक्टली आपको 79% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी लोवेस्ट प्राइस ऑफर चल रहा है यहां पर, 1% का एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा यहां पर, यानी 300 रुपीज आपके और कम हो जाएंगे। ठीक है, 300 रुपए यहां पर और कम हो जाएंगे, तो 5800 रुपीज के आसपास, है ना, 5800 रुपीज में ये पूरा का पूरा जीआईबी का महापैक 2.2 आपको कंप्लीट मिल जाता है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें, एनरोलमेंट करें और तैयारी अपनी शुरू कर दें। ठीक है, इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आज ही एनरोलमेंट कर लेना, सो दैट इंस्टेंट बेसिस पर आपको जो क्लासेस हैं वो मिलनी स्टार्ट हो जाए यहां पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।